सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो शुरू करने चल रहे हैं वो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि विभाग से जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और कृषि विज्ञान की जो है मृदा विज्ञान, जिसको सॉइल साइंस इंग्लिश में कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लगे कैसे क्वेश्चन आते, कहाँ से आते, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। ठीक है। कह रहा है स्टार जब आयोडीन में मिलता है तब कौन सा रंग देता है। ठीक है। कह रहा है कौन सा रंग देता है। कह रहा है काला, नीला, लाल, पीला। तो क्या देता है? नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ताप जब बढ़ेगा तो रंग हल्का होगा। तापमान का बढ़ना उल्टा होता है उसका। तापमान बढ़ेगा तो रंग हल्का होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहना है? एक्सेस शुगर को, कह रहा है एक्सेस शुगर को अल्कोहल में बदलने, एक्सेस शुगर को अल्कोहल में बदलने वाला कारक कौन सा है? कह रहा है एक्सेस शुगर को अल्कोहल में बदलने वाला कारक कौन सा है? कह रहा है विषाणु, बी कह रहा है ईस्ट, सी कह रहा है जीवाणु और डी कह रहा है कवक। तो एक्सेस शुगर को अल्कोहल में बदलता कौन है? ईस्ट बदलता है। कौन बदलता है? ईस्ट बदलता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? कह रहे कि सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए छिद्र के आकार। क्या कह रहा है? छिद्र के आकार। बी कह रहा है मिट्टी के कणों की व्यवस्था। क्या कह रहा है? मिट्टी के कणों की व्यवस्था। मिट्टी के कणों की व्यवस्था। सी कणों के आकार। कणों के आकार। क्या कह रहा है? कणों के आकार। डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सॉइल स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? तो मिट्टी के कणों की व्यवस्था से सॉइल स्ट्रक्चर संबंधित है।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आवृत्ति के आधार पर मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है। आवृत्ति के आधार पर मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। आप एक पट्टीकार, बी त्रिकोणाकार, सी खंडाकार, डी गोलाकार। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। आवृत्ति के आधार पर मृदा संरचना 4 प्रकार की होती है, पट्टीकार, त्रिकोणाकार, खंडाकार और गोलाकार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बना नहीं रहा, लिख दे रहा हूं। कह रहा कि प्रकृति का तोहफा है। क्या है? मृदा। ऑप्शन आप क्वेश्चन में खेती। ठीक है, मृदा, प्रकृति का तोहफा क्या है? मृदा या खेती। ठीक है, श्रम पूंजी ये सब मानवकृत है। क्या है? श्रमिक पूंजी सभी जो है मानवकृत हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है लवणता में उगने वाले, पूछ सकता है लवणता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। कह रहा है लवणता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, लवणता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। जीरोफाइट, हेलोफाइट, बी कह रहा है, सी कह रहा है हाइड्रोफाइट, और डी कह रहा है कोई नहीं। जीरोफाइट, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो हेलोफाइट होगा। क्या होगा? हेलोफाइट। जीरोफाइट किसको कहते हैं? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जैसे नागफनी। क्या हो गया? नागफनी। हेलोफाइट जो है लवणता में, ये आप इसको मैंग्रोव भी कह सकते हैं। देखे होंगे समुद्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोवन। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे, बहुत सारे पौधे हैं इसमें।
ठीक है, जल में उगने वाले पौधे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी संभावना है पूछे जाने की। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? कह रहा है पौधे फास्फोरस को, कह रहा है कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए PO4, बी H3PO4, H3PO4, सी कह रहा है जो है H2PO4, H2PO4, और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है HPO4, HPO4। H2PO4। तो पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे फास्फोरस को जो है H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं, या ये भी रहेगा HPO4 माइनस, क्या है? माइनस यानी डाइफास्फेट। ठीक है, इसको कहते हैं मोनोफास्फेट। ये मोनोफास्फेट क्या हो गया? मोनोफास्फेट। और ये डाइफास्फेट, इन दोनों रूप में ग्रहण करता है। पौधे फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो मोनोफास्फेट के रूप में और डाइफास्फेट के रूप में, H2PO4, HPO4 डबल माइनस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जो है मैं लगे हाथ जो है आपको, और जो मुख्य उर्वरक है पौधे उनको किस रूप में ग्रहण करते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, उर्वरक का नाम ये कह रहा है ग्रहण का रूप, मतलब पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं उर्वरकों को। नाइट्रोजन, NH4 यानी अमोनियम। क्या है ये? अमोनियम। NO3, अमोनियम और नाइट्रेट। ये अमोनियम है, ये नाइट्रेट के रूप में। अमोनियम अमोनिकल रूप में जो है वो जहाँ पर जल जमाव होता है, जलग्रस्त जमीन पर जो है जल जमाव वाले में पौधे जो है, जैसे धान जो है, कभी कभी पूछ लेगा कि धान का पौधा किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, तो आप अमोनिकल फार्म में लगाएंगे। और ये नाइट्रेट होता है, दोनों रूप में ग्रहण करते हैं, NH4+ NO3-। ठीक है, फास्फोरस का हमने आपको बता ही दिया है, फास्फोरस हो गया। फिर जो है
बोरान, बोरान किस रूप में करता है? H2BO3 माइनस, क्या कहता है? H2BO3 माइनस। सल्फर तीसरा कह रहा है सल्फर को सल्फेट के रूप में, किसमें? सल्फेट के रूप में। सल्फेट के रूप में, सल्फर को सल्फेट। कार्बन, कार्बन बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन जो है बाइकार्बोनेट के रूप में। और पानी, H2O, क्या है? पानी जो है H2O। ठीक। नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में, बोरान H2BO3 माइनस के रूप में, सल्फर जो है सल्फेट के रूप में SO4 में, कार्बन बाइकार्बोनेट के रूप में, जल जो है H2O। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? कह रहे कि बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए एथेन, ऑक्सीजन, सी कह रहा है प्रोपेन, और डी कह रहा है मेथेन। तो बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन निकलती है। मीथेन, कहीं कहीं मीथेन निकलती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, मीथेन गैस कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? मीथेन गैस के स्रोत, मीथेन गैस के स्रोत कौन कौन से हैं? धान का खेत, कोयले की खान, गोबर, जुगाली करने वाले पशु। मीथेन गैस के स्रोत जो है धान का खेत, कोयले की खान, गोबर, जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु में जो है मिथेनोजेन नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, जो कि
मीथेन गैस के निर्माण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये बार बार पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन का भी जो पेपर होता है, चाहे पीसीएस का हो या किसी भी का, तो उसमें भी अक्सर ये पूछा जाता है, मीथेन गैस के स्रोत। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है ये। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन है, तो उसमें मीथेन भी रहेगी। ठीक है, कह रहा है कि मृदा का अस्थायी गुण क्या है? मृदा का अस्थायी गुण इनमें से क्या है? कह रहा है कि मृदा का अस्थायी गुण क्या है? ऑप्शन ए गठन, संरचना, उर्वरा स्तर, पीएच मान। तो कह रहा है कि जो है मृदा का अस्थायी गुण क्या है? तो मृदा का जो अस्थायी गुण है वो क्या है? एक गठन है। मृदा का अस्थायी गुण जो है वो क्या है? गठन है, जिसको कहते हैं टेक्सचर। ये क्या है? स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, ये टेक्सचर। मृदा का अस्थायी गुण जो है टेक्सचर है। क्या है? टेक्सचर है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जल के समान अणुओं के बीच, जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल क्या है? कार्यरत बल क्या कहलाता है? कह रहा है असंजक बल। क्या कह रहा है? असंजक बल, असंजक बल। फिर कह रहा है दूसरा ससंजक बल। ससंजक बल क्या कहे? ससंजक बल। फिर तीसरा कह रहा है ससंजक बल तथा असंजक बल। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है ये जल है, तो इसमें जो आपस में जो है ये ससंजक बल कार्य करते हैं। ठीक, आप इसको
नोट कर लीजिए, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जल जो है बाल्टी पे क्यों चिपका रहता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ससंजक और असंजक बल के कारण, किसके कारण? असंजक बल के कारण, ठीक है। जब आपस के किसी पदार्थ के आपस के कण जो है, किसी पदार्थ के कण जो है आपस में जो जुड़े होते हैं वो ससंजक बल के कारण जुड़े होते हैं। और दो भिन्न पदार्थों के कण जो आपस में जो जुड़ते हैं वो असंजक बल के कारण जुड़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। पूर्ण रूप से आवेशित, पूर्ण रूप से आवेशित पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ठीक है, कह रहा पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का घनत्व कितना होता है? 1.38, 0.95, 1.10 और डी कह रहा है 1.28। तो जो होता है वो कितना होता है? आंसर डी सही, 1.28। पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.28, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब बताने जा रहे हैं वो भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हेलो, कैलोरी जो क्या है? कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम ऊष्मा, 0.2 कैलोरी ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? की होती है 0.2 कैलोरी ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्षारीय मृदा, क्या है? क्षारीय मृदा, कुछ सूखी मृदा, कुछ नमी मृदा। सी क्या कह रहा है? गीली मृदा, गीली मृदा। डी क्या कह रहा है? सूखी मृदा। क्या कह रहा है? सूखी मृदा। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी, गीली मृदा। 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा किस प्रकार की मृदा की होती है? तो गीली मृदा की होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। शुष्क मृदा की कितनी होती है? 0.1।
ठीक है, 0.1 होती है, सूखी मृदा की 1 होती है, 0.1। और जल का कितना होता है, 1 होता है। जल की गुप्त ऊष्मा 1 होती है, और भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है जल से अधिक होती है। इसलिए देखते हैं जैसे कोई उबाल खाता है, जब उसको हम हटाते हैं तो हाथ हमारा जल जाता है भाप से। जल की गुप्त ऊष्मा 1 होती है, सूखी मृदा की 0.1, गीली मृदा की 0.2। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे गीली मृदा का 0.2 है और सूखी मृदा का 0.1 है, तो उसका एक लॉजिक है। मृदा में नमी की मात्रा बढ़ने पर गुप्त ऊष्मा बढ़ती है। आप इसको नोट कर लीजिए कि मृदा में नमी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी गुप्त ऊष्मा बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पानी में किसी पदार्थ के घुलने से, क्या कह रहा है, पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं। कह रहा है कि पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन से आयन उत्पन्न होते हैं। CaSO4, B कह रहा है जो है OH, C कह रहा है H प्लस, OH प्लस H प्लस, और D कह रहा है Ca प्लस। यानी पानी में किसी पदार्थ के घुलने से कौन सा आयन उत्पन्न होता है, H प्लस आयन उत्पन्न होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। कोई पदार्थ जब पानी में घुलता है तो वो धनायन और ऋणायन 2 आयनों में टूटता है। ठीक है, 2 आयनों में टूटता है। और जल के अणु जब टूटते हैं तो क्या प्राप्त होता है, OH प्लस H प्लस। ठीक है, जल के अणु टूटने पर जो है H तथा OH प्लस तथा H माइनस होता है, प्लस नहीं होगा ये, H प्लस था OH माइनस। देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। जब कोई पदार्थ जो है जल में घुलता है तो जल के अणु 2 भागों में टूटते हैं, किसमें, OH माइनस तथा H प्लस में। यहाँ पर OH माइनस नहीं है, केवल H प्लस है, तो H प्लस होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सूक्ष्म जीव को जिस अधिकतम, क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म जीव को जिस अधिकतम तापमान पर
जीवित रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को जिस अधिकतम तापमान पर जीवित रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन ए हाइक्रोफिलस, इज़ोफिलस, सी थर्मोफिलस। क्या? थर्मोफिलस। डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, सूक्ष्म जीव को जिस अधिकतम तापमान पर जीवित रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मोफिलस। क्या कहते हैं? थर्मोफिलस। थर्मोफिलस जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्मोफिलस तो आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जीवाणु भोजी विषाणु इनमें से कौन है? जीवाणु भोजी विषाणु इनमें से कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए शैवाल, विषाणु, कवक विषाणु, प्रोटोजोआ विषाणु। डी क्या कह रहा है? जीवाणु विषाणु। क्या है? जीवाणु विषाणु। इसको बैक्टीरिया फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही है वो जीवाणु विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु इनमें से कौन है? तो जीवाणु विषाणु है। ठीक है, इसको बैक्टीरिया फेज भी कहा जाता है। पायराइट किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पायराइट किस प्रदेश में पाया जाता है? तो पायराइट्स जो है राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
ये लवणीय भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, कि पायराइट्स जो है लवणीय भूमि का सुधार इससे किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति, क्या कह रहा है, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन, क्या कह रहा है, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन संबंधित शाखा कौन सी है? इकोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोलॉजी, इडेफोलॉजी। किससे है? पेडोलॉजी से है। उत्पत्ति वर्गीकरण का वर्णन किससे संबंधी है? पेडोलॉजी। इसको जो है इसमें एक प्राकृतिक पिंड माना गया है इसमें, ठीक है, मृदा ये नेचुरल बॉडी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन 16, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी पाई जाती है? कह रहा मृदा में, यहां होगा मृदा में, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी पाई जाती है? 0.85%, 0.25%, 0.65% और डी कह रहा है 0.50%। तो मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो पाई जाती है वो जो है 0.25%। कितना? 0.25%। आप इसको नोट कर लीजिए। ऊपरी मृदा की बात हो रही है जिसमें खेती होती है, जिस मृदा के भाग में उपजाऊ मृदा जो होती है, जो खेती करने लायक है, लगभग 6 से 12 इंची, उसी की बात हो रही है। तो उसमें जो है 0.25% पाया जाता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मृदाओं में उच्च कार्बनिक, क्या कह रहा है, उच्च
कार्बनिक पदार्थ किस स्तर पर पाया जाता है। कहते हैं मृदाओं में कुछ कार्बनिक पदार्थ किस स्तर पर पाया जाता है, नहीं किस हॉरिजन में पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 बी हॉरिजन, बी सी हॉरिजन, सी वो हॉरिजन, डी ए हॉरिजन। कार्बनिक पदार्थ जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो हॉरिजन पाया जाता है। इसी में ह्यूमस भी पाया जाता है, ठीक है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जब मृदा परिक्षेद का पढ़ाएंगे तब उसके बता देंगे आपको। ठीक है, अठारह क्या कह रहा है, बोरान की कमी किस प्रकार के मृदा में पाई जाती है। बोरान की कमी किस प्रकार के मृदा में पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा में, बी लाल मृदा में, या लाल मिट्टी एक ही है, लाल मृदा, सी लेटराइट मृदा। क्या कह रहा है, लेटराइट मृदा। डी कह रहा है काली कपास मृदा। ठीक है, बोरान की कमी, ठीक कह रहा है, बोरान की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है। इसमें जो है यह है लेटराइट मृदा। क्या है, लेटराइट मृदा। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास था, बोरान तो ये है की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास और बोरान की कमी पाई जाती है किसमें, लेटराइट मृदा में। इसमें जो है एल्युमिनियम और लोहा बहुत मात्रा में पाया जाता है, सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो है चाय, कहवा, रबर और सिनकोना की खेती, किसकी, चाय, कहवा, रबर और सिनकोना की खेती अच्छी से होती है। ठीक है, ये जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, पीएच माप क्या बतलाता है। कह रहा है पीएच माप क्या बतलाता है। पीएच माप जो है क्या बतलाता है।
कह रहा है ऑप्शन ए रिजर्व अम्लता, बी कह रहा है जो है अवशिष्ट अम्लता। क्या कह रहा है? अवशिष्ट अम्लता। और सी सक्रिय अम्लता। क्या कह रहा है? सक्रिय अम्लता। डी इनमें से कोई नहीं। पीएच माप क्या बतला रहा है? तो पीएच माप जो बतला रहा है वो एक्टिव एसिड यानी सक्रिय अम्लता। ठीक है, सक्रिय अम्लता बता रहा है। पीएच मान जो है मैं बता ही चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। अम्लीय गुण, क्षारीय और उदासीन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से मृदा निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता है? कह रहा कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता है? कह रहा ऑप्शन पेड़ पौधे, बी हवा, बी हवा, ए सी जल, डी ताप कर्म। निम्नलिखित में से मृदा निर्माण किससे प्रभावित नहीं होता है? तो वो किससे नहीं होता है? हवा से नहीं होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि मृदा निर्माण जो है हवा से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, मृदा निर्माण जो है हवा से प्रभावित नहीं होता है। बाकी मैं आपको लिखा दे रहा हूं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, आप इसको याद कर लीजिए। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वर्षा, तापक्रम, वाष्पीकरण, वर्षा, तापक्रम, वाष्पीकरण, जीवमंडल, वनस्पति, जीवमंडल, वनस्पति मंडल, सूक्ष्म जंतु, भूतल, सूक्ष्म जंतु भूतल। क्या है? भूतल। ये जो है ये क्या है? प्रोच्छ कारक। प्रोच्छ कारक। अब अप्रोच्छ कारक बता रहा हूं आपको। ये हो गए
अप्रोच कारक, ये अप्रोच कारक है। वर्षा, तापकरण, वाष्पीकरण, जीवमंडल, वनस्पति मंडल, सूक्ष्म जंतु और भूतल, ये अप्रोच कारक हैं। अप्रोच कारक में क्या क्या है? ये वायु है, लेकिन ये क्या करती है? ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। ठीक है, ये जो है वाष्पीकरण के दर को बढ़ाती है, लेकिन ये जो है मृदा के निर्माण के उसको प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, इतने कारक आप याद कर लीजिए। वायु अगर रहेगा तो उसको ना कारक में आप करिएगा। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भारतवर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? तो वो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ठीक, क्रोटोबिना क्या है? कह रहा है कि क्रोटोबिना क्या है? ऑप्शन ए सैल, बी कह रहा है मिट्टी पदार्थ पर, क्या कह रहा है? मिट्टी पदार्थ पर विष्ट से भरी पशुबिल, विष्ट से भरी पशुबिल। और सी क्या कह रहा है? खनिज, सी कह रहा है खनिज। डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो क्रोटोबिना एक क्या है? मिट्टी पदार्थ पर विष्ट से भरी पशुबिल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये होता है कि जैसे अर्थवर्म हो गया, एंट हो गया, टर्माइट हो गया, जो बिल बनाते हैं और मिट्टी को ऊपर लाते हैं, वही चीज़ ये चीज़ है क्रोटोबिना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है। जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी में ताप प्रवाह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मिट्टी में ताप प्रवाह किसके द्वारा होता है? ठीक है, कह रहा है संवहन। ठीक, बी कह रहा है विकिरण, सी चालन, सी चालन,
डी जल संचलन, क्या कह रहा है, जल संचलन। तो मिट्टी में जो ताप का प्रवाह होता है वो चालन से होता है, क्योंकि कण ऐसे आपस में ऐसे सटे रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इससे 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 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, लोहा में भी इसी तरीके से होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लो। और सूर्य की रोशनी से जो आता है वो विकिरण से आता है। संवहन किसमें होता है, गैसों में होता है। तापक्रम ऊर्जा का प्रवाह जो है, ऊष्मा का प्रवाह गैसों में संवहन द्वारा होता है। और ये जो है सूर्य की रोशनी, ये गैसों में, ये ठोसों में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने आपको लगभग जो है 28 तो पड़ रहा है 22, लेकिन 25-26 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया। और आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको ज़रूर पढ़ के आप जाइएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।